बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान इसराइल जंग के हवाले से दो अहम पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। काफ़ी दिनों से ट्रंप जिस तरह की एक्शन ले रहे थे, जिस तरह से बातें कर रहे थे, जो उन्होंने हालिया दिनों में ट्वीट भी किया, और जो क्या सराहियाँ की जा रही थी कि दरअसल अमेरिका के अंदर जो असर व रसूख है, या हम अगर यूँ कह लें कि अमेरिका के ऊपर जिस तरह का होल्ड है इसराइल का, कि ट्रंप एक हमें जैसे डमी नज़र आ रहे हैं, और होता वही है जो कि नेतन्याहू कहते हैं, उसके उनके ऊपर हैवी हैं, उनकी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हावी हैं, और फैसले वही होते हैं जो कि इसराइल की मुदाखलत से होते हैं। जो इसराइल चाह रहा होता है वही ज़्यादातर फैसले होते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स तज्ज़िया नगार ये भी कह रहे थे कि शायद ट्रंप बज़ाते खुद नहीं चाहते कि मैं ईरान के ऊपर बराह रास्त किसी जंग का हिस्सा बनूँ, लेकिन चूँकि नेतन्याहू काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि ट्रंप इस जंग में ज़रूर आएंगे, अमेरिका अपना रोल इसमें प्ले करेगा, और ये जो उनका कहना, उनका जो नैरेटिव यही था कि ईरान का जो जोहरी प्रोग्राम जो है, न्यूक्लियर प्रोग्राम, वो आलमी अमन के लिए जी ख़तरा है, फ़लाँ है, ये है, वो है। और बिलाखिर वही हुआ। आज अल सुबह या रात के टाइम पे उन्होंने दुनिया के ख़तरनाक तरीन जो बम हैं, क्लस्टर बम जिनको कहा जाता है, वो ईरान के 3 बड़े जोहरी उनके जो मराकज़ हैं न्यूक्लियर, उनकी फैसिलिटीज़ 3 बड़े अहम मराकज़, एक तो नतन्स, दूसरा स्फहान और फर्दू, वहाँ पर उन्होंने बम्बारमेंट आखिरकार बराह रास्त कर डाली, जो क्या सराहियाँ की जा रही थी। और इससे आप देखें 3-4 चीज़ें बड़ी अहम हैं जो जिनका तल्लुक़ है इसके साथ। एक तो ये है कि उस बम्बारमेंट के नतीजे में वहाँ की जो रेडिएशंस हैं, यानी कि उन जोहरी मराकज़ में जो जोहरी प्रोग्राम वो किस कैटेगरी में था, किस फेज़ में था, यूरेनियम की अफजदगी के हवाले से वहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूजेस थे या वहाँ पर जो काम हो चुका था उसके रॉ मटेरियल के ऊपर, तो वो रेडिएशन, वो ताबकारी क्या ईरान की अवाम के लिए, क्या जो नेबर्स हैं उनके लिए, हमसायों के लिए किस हद तक मोहलक होगी? क्या जैसे वो हिरोशिमा में हुआ, या जिस तरह से एक एटमी अटैक होता है, मतलब कि न्यूक्लियर अटैक होता है, क्या उस तरह की वहाँ पर कोई खुदा ना करे कि सूरत हाल होगी या नहीं होगी? एक तो ये इसके वाले से ये चीज़ है। दूसरा ये बात भी खुल के सामने आ गई कि जिस तरह मैंने अभी कहा कि अमेरिका के जो फ़ैसले हैं, अमेरिका की जो हिकमत अमली है, वो उनसे ज़्यादा, मतलब कि जो उनकी तमाम उनके जो मराकज़ जैसे पेंटागन हो गया या ट्रंप इंतज़ामिया, लेकिन उनके फ़ैसले ये उन्होंने वाज़े कर दिया कि वो तो इसराइल में हो रहे हैं, और इसराइल की मुदाखलत हद से ज़्यादा है। वही होता है जो इसराइल कह रहा होता है, और उनके कहने पे ही ट्रंप जो है, अमेरिका जो है, वो बराह रास्त ईरान के साथ जंग का मुर्तकब हुआ है। ये चीज़ भी बड़ी खुल के सामने आ गई। और फिर इसका रिएक्शन बड़ा अहम है। इसके रिएक्शन में आप देखें चाइना, रशिया, जिस तरह से आज जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अरागची, उन्होंने ये कहा कि हमारा सबसे करीबी जो दोस्त है वो रशिया, और वो रशिया का दौरा भी कर रहे हैं। अब इसमें रशिया, इसमें ईरान और साउथ कोरिया, इनका किरदार क्या होगा? असल में तो इनकी जो एम्पायर है, यानी कि सबसे बड़ी अगर इकॉनमी की बात की जाए तो वो चाइना है, और उसके बिल्कुल नेबर में आके अमेरिका ये कार्रवाई कर रहा है। तो अब चाइना के इसमें रिएक्शन क्या होगा? रशिया क्या इसके बाद अपनी हिकमत अमली देता है? क्या कोई ईरान को सपोर्ट करता है या जो भी? और साउथ कोरिया, और एक बहुत अहम और बहुत एक बड़ा किरदार जिसको कह लें, जिसके ऊपर दुनिया की नज़रें हैं, वो पाकिस्तान का किरदार है। पाकिस्तान का एक एक कदम, पाकिस्तान का एक एक लफ्ज़, पाकिस्तान की एक एक स्टेप, वो अहमियत का अमल है दुनिया के लिए। क्योंकि ईरान जंग में, ईरान की यानी कि इस खित्ते में पाकिस्तान का इंतहाई ज़्यादा, पीछे हिस्ट्री अगर हम देखें, सोवियत यूनियन को हम देख लें, उसके बाद जनाब हम अमेरिका का अफ़गानिस्तान में जो रोल है उसका इनखला को हम देख लें, तो उसमें पाकिस्तान का बुनियादी किरदार रहा है। तारीख़ इसकी गवाह है, और पाकिस्तान के बग़ैर यहाँ कुछ मुमकिन नहीं हो सकता। इसलिए तो दुनिया, अमेरिका, पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के किरदार की, पाकिस्तान की हिकमत अमली और पाकिस्तान का जो इसमें रोल है, अल्लाह करे कि वो इंशाल्लाह वो बेहतरी होगा जो भी होगा। तो बहरहाल ये
एक इन ममालिक का जैसे चाइना और रशिया का जो इसमें रिएक्शन है वो क्या होगा। और बड़ी जो एक ख़तरनाक और जो खौफनाक असेसमेंट कह लीजिए या जो एक तरह से प्रिडिक्शन कह लीजिए वो ये नज़र आ रही है कि शायद हम तीसरी वर्ल्ड वॉर में आलमी जंग का एक लिहाज से तबल हमें बचता हुआ नज़र आ रहा है कि अब ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा कि चाहे उनके जो जोहरी सेंटर्स हैं उनको अमेरिका ने एक तरह से वो कह रहे हैं जी हमने निस्तो नबूद कर दिया है, हमने तबाह बर्बाद। अब ईरान जो है वो डायलॉग की मेज़ पे आए, लेकिन ये नहीं हो सकता। इतनी बड़ी तबाही या इतना बड़ा हमला ईरान कभी हजम नहीं करेगा, कभी वो चुप नहीं बैठेगा, चाहे जिस तरह से कहा यह जा रहा है, चाहे उनके पास लाठियाँ क्यों ना बचें, उनके पास डंडे सोटे क्यों ना बचें, उनके पास पत्थर क्यों ना बचें, उनके पास बंदूकें क्यों ना बचें, वो इसका रिएक्शन ज़रूर देंगे। और इसका रिएक्शन जो ईरान की जो सरहदों के साथ आप देखें, जैसे अगर हम बात कर लें इराक़ की कर लें या दीगर जो अरब ममालिक हैं और वहाँ पर जो अमेरिकन बेसिस हैं जहाँ पर अमेरिकन मिलिट्री मौजूद है, तो वहाँ पर एक नज़र ये आ रहा है कि ईरान का वो एक सॉफ्ट टारगेट हो सकता है, वहाँ पर ईरान बराह रास्त हमले कर सकता है। और फिर अमेरिका की तरफ से जो उसका रिएक्शन क्या होगा, और फिर जो ईरान के जो फ्रेंड्स हैं या यहाँ की जो बड़ी पावर्स हैं, वही फिर चाइना रशिया, फिर वो क्या करेंगे। तो इस लिहाज से खुदा न करे कि ये तीसरी आलमी जंग का तबल बजता हुआ नज़र आ रहा है। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। और ये इंसानियत के लिए और ये दुनिया, सिर्फ ये नहीं कि ईरान की, सुन लें ये भी ज़रा एक अहम बात है कि ये सिर्फ ईरान के लिए मुल्क नहीं होगा, या सिर्फ ईरान के जो हमसाए हैं जैसे हम पाकिस्तान भी है उसमें, चाइना दीगर, उनके लिए ये मुल्क, ये बल्कि पूरी दुनिया के लिए मुल्क हो सकता है। इस वक्त जिस तरह की टेक्नोलॉजी है, जिस तरह की ये टेक्नोलॉजी वॉर है, जिस तरह की मिसाइल सिस्टम है, या जिस तरह के मुल्क वेपन्स हैं, तो अगर ये थर्ड वॉर की तरफ बात जाती है तो फिर पूरी दुनिया इसका शिकार होती हुई नज़र आती है। और आने वाले जो दिन हैं या आने वाले जो हालात हैं वो अल्लाह ना करे बहरहाल वो खौफनाक नज़र आ रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी एक अहम चीज़ कि हमारी जो स्पिरिचुअल जो पावर है और उसको हमें मजबूत करना। और अच्छा, उसका एक बेहतरीन हल ये है कि हमें अपने बनाने वाले के साथ, हमें अपने अल्लाह ताला के साथ, हमें अपने खालिक के साथ अपने राब्ते को, अपने रिलेशन को मजबूत करना है। क्योंकि मुश्किल का और जब टफ हालात आते हैं, जब कोई यारो मददगार नहीं होता, जब कोई सपोर्टर नहीं होता, जब हमें सिर्फ हमारी तो हिस्ट्री, जिस तरह मैं हर दफ़ा ये बात करता हूँ कि हम तो 313 वाले हैं, कभी 1400 साल की या 1500 साल की मुसलमानों की तारीख़ में ये नहीं हुआ कि हमारे पास अददी तौर पे या वेपन्स के एतबार से हमें दुश्मन पे बरतरी हासिल हो। ये कभी नहीं हुआ। जज्बा ईमानी, हमारा कामल यकीन अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर और अल्लाह ताला की मदद और नुसरत ही हमारी फ़तह का सबसे बड़ा ज़रिया रही है और सबसे बड़ा हमारी फ़तह की वजह रही है। हमारी हिस्ट्री उठा के देख लें, यही तो वो वजह है जिस वजह से हमसे कई गुना बड़े जो हमारे दुश्मन हैं, अमेरिका जो है इस वक्त वो खाइफ और एक लिहाज से वो कह लें कि वो एक घबराहट का शिकार नज़र आ रहा है। अब उसका देख लें जी, जितनी बड़ी उसका गुरूर, उसका तकब्बुर, जितनी बड़ी वो एम्पायर है, वो स्टेट है, और आगे जो ईरान है जिसका न्यूक्लियर प्रोग्राम एक लिहाज से वो एक हवाले से वो तबाह बर्बाद, खुद कह रहे हैं जी हमने तबाह बर्बाद कर दी हैं इनकी न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बेचैन है। वजह क्या है कि एक साइड पे कुव्वत ईमानी है और किसी वक्त भी अल्लाह ताला की फ़तह, कामयाबी हमें नसीब हो सकती है मुसलमानों को। लिहाजा ये मायूसी का नहीं बल्कि होप का, उम्मीद का और यकीन का और अल्लाह ताला के साथ ये रब्त पैदा करने का, और हर वक्त शहादत के लिए, हर वक्त कुर्बानी के लिए, हर वक्त जिहाद के लिए। जैसे जब इंडिया और पाकिस्तान के वो दिनों में मैं अक्सर यही यूथ को मेरा ये कहना है कि हमें शहादत के लिए और जिहाद के लिए हमें हर वक्त तैयार रहना होगा। किसी वक्त भी उम्मत मुसलमान के लिए या पाकिस्तान के लिए हमें ज़रूरत पड़ सकती है, हमारी ज़रूरत पड़ सकती है कि हमें अपनी कुर्बानी देनी हो। बहरहाल ये चीज़ है। दूसरा अहम पॉइंट ये है, ईरान के पास जो ऑप्शंस हैं
उनमें एक बड़ी ऑप्शन ये भी है कि ईरान दुनिया का क्या तेल बंद करने के ऊपर जा सकता है। जिस तरह के पाकिस्तान में भी ये बातें की जा रही हैं कि हमें अपना जो पेट्रोलियम के हवाले से हमारा जो स्टॉक है वो कम से कम कोई 20 दिनों का या 1 महीने का हमारे पास होना चाहिए, और उसके ऊपर काम हो चुका है और वो जहाज़ भी आने वाले हैं। क्या ईरान जो तेल के हवाले से जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको बंद कर सकता है? और अगर वो कर सकता है तो उसके पास एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है कि आबनाए हुर्म्स एक जगह है, वो आप लोग जानते होंगे, आबनाए हुर्म्स, हर्म्स या हुर्म्स इसको कहा जाता है। और ये इसको सुन लें ज़रा, ये ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट हैं वो इसको समझ लें कि आबनाए हुर्म्स क्या है, कि ये क्या चीज़ है। आबनाए हुर्म्स, आबनाए हुर्म्स सुन लें, ये दरअसल एक आबी गुज़रगाह का नाम है। और ये जो पर्शियन गल्फ़ और गल्फ़ ऑफ अम्मान या ओमान, गल्फ़ ऑफ ओमान, ये उसका दरमियानी एरिया है। एक साइड पे पर्शियन गल्फ़ है और एक पास से ओमान का गल्फ़ है। ये दरमियान का ये कुछ कहा यह जाता है तकरीबन कोई 33 किलोमीटर का ये इलाका है। ये दोनों समंदरों के दरमियान ये जो इलाका है, इनको आबनाए हुर्म्स कहा जाता है। ये कोई 33 किलोमीटर्स का ये इलाका है, और ये तेल की ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, एनर्जी की ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से ये इंतहाई अहम है। ये पर्शियन गल्फ़ और जिस तरह मैंने कहा कि ओमान गल्फ़ का दरमियानी जो इलाका है, और वहाँ पर ईरान का, क्योंकि वो पर्शियन गल्फ़ है, ईरान का बड़ा वो समझ लें कि उनका एक वो टारगेट, उसको इजीली टारगेट कर सकते हैं। उनका इलाका है वो 33 किलोमीटर का, और वहाँ से तकरीबन ये कुछ 7-8 ममालिक हैं कि जिनके तेल की ट्रांसपोर्टेशन वहाँ से होती है, और साथ में गैस को भी ऐड कर लें उसमें मुतासर। अगर देखें, अगर वहाँ पर ईरान आबनाए हुर्म्स में कोई कार्रवाई करता है या कोई ट्रांसपोर्ट को वहाँ से वो रोकता है, वो रोक सकता है। ये पॉइंट ज़रा ज़हन में रख लें कि वो बड़ी ईजी कार्रवाई है उन लोगों के लिए, ईरान के लिए। उससे फिर ये बहरीन मुतासर हो सकता है, इराक में चूँकि आपको पता है कि अमेरिकन US मिलिट्री मौजूद है, कतर में मौजूद है, कतर मुतासर हो सकता है, UAE, ओमान वगैरह इससे बराह रास्त मुतासर हो सकते हैं। और डेली बेसिस पे 20 मिलियन बैरल तेल की यहाँ से 20 मिलियन बैरल जो तेल है वो यहाँ से उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। आबनाए मतलब कहने का ये है कि अगर आबनाए हुर्म्स में ईरान कोई कार्रवाई करता है, वहाँ पर वो ट्रैफिक को रोक लेता है, ट्रांसपोर्ट को रोक लेता है, तो गैस और पेट्रोलियम के ऊपर पूरी दुनिया मुतासर होगी। प्राइसेस अप और डाउन हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं, शॉर्टेज आ सकती है पूरी दुनिया की। ज़ाहिर बात है कि वहाँ से अमेरिका भी उसको यूटिलाइज़ करता है, वो यूरोप भी उससे फ़ायदा हासिल करता है, तो पूरी दुनिया उससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मुतासर हो सकती है अगर ईरान आबनाए हुर्म्स में कोई कार्रवाई करता है। तो बहरहाल ये आने वाले चंद घंटों में, आने वाले 12 घंटों में, जिस तरह रात अहम होती है, रात के वक्त ये हमले होते हैं, अब ये देखा यह जाएगा कि ईरान क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करता है, ईरान क्या जवाबी कार्रवाई करता है कि इतना बड़ा हमला जो अमेरिका की तरफ से हुआ है, जिसमें उनके 3 एटमी मराकज़ जो हैं, सबसे बड़े मराकज़ जो जैसे नतन्स, अस्फहान और फर्दो, वो उन्होंने तबाह बर्बाद किए हैं, और दुनिया के मोहलक तरीन बम्बारमेंट वहाँ पर हुई है। ये जुल्म और बराह रास्त कूद पड़ा अमेरिका, जो कि प्रिडिक्ट किया जा रहा था। तो अब ये ईरान का एक तो रिएक्शन होगा अहम, आखिर में जो चीज़ें हैं ईरान का, और फिर ईरान के जो बराह रास्त जो दोस्त हैं उसमें रशिया, सपोर्टर्स उनके चाइना और साउथ कोरिया, और पाकिस्तान के ऊपर दुनिया भर की नज़रें हैं कि पाकिस्तान का इसमें रोल क्या होगा। ये सबसे एक अहम बड़ा सवाल है, और ये आने वाला चंद घंटे या चंद दिन ये वाज़ह करेंगे। आखिर में हम सब दुआगो हैं ईरान के लिए। मुसलमान हमारा वो ब्रदर इस्लामी मुल्क है, ईरान की आवाम के लिए अल्लाह ताला के सामने हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला ईरान को फ़तह उनका मुकद्दर हो, कामयाबी उनका मुकद्दर बने, और अल्लाह ताला अपनी नुसरत उनके साथ जो है वो शामिल करे, आलम इस्लाम की बेहतरी हो, आलम इस्लाम की खैर हो। तो हमें भी अपने दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।